नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक गुप्ता आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी विद दीपक में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं आप सभी लोगों की तैयारी एकदम बेहतरीन तरीके से चल रही होगी और साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को इस नए वर्ष की भी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और दोस्तों उसके साथ ही साथ मैं मेरे इस चैनल पर जुड़ने वाले मेरे सभी भाइयों दोस्तों सबका मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले एक नया चैप्टर जिसका नाम है टाइम एंड वर्क, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं कार्य और समय। दोस्तों ये चैप्टर किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण वेटेज रखता है। बहुत ही इस चैप्टर से देखा जाए तो काफ़ी क्वेश्चंस सारे एग्ज़ाम में आते हैं। तो दोस्तों इस चैप्टर को आज हम बहुत ही सरल वे जितना भी हो सके मैं आसान तरीके से पढ़ाने को आपको कोशिश करूँगा। दोस्तों मैंने देखा है कि काफ़ी लोग इस चैप्टर्स को उतनी इंटरेस्ट लेके नहीं पढ़ पाते हैं क्योंकि उनको काफ़ी सारी दिक्कतें होती हैं। तो दोस्तों मैं आपको कोशिश करूंगा कि अच्छे जितना भी हो सके सरल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों आइए शुरू करते हैं अपने नए चैप्टर्स को जिसका नाम है टाइम एंड वर्क। दोस्तों अगर बेसिकली देखा जाए तो इसमें 4 तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं जिनको मैंने पहले से ही लिख रखा है क्योंकि दोस्तों मैंने सोचा कि समय थोड़ा सा बच जाएगा। तो दोस्तों जो बेसिकली 4 तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो होते हैं दोस्तों कार्य और समय के से संबंधित प्रश्न होते हैं। और दूसरी टाइप की बात करें दक्षता से रिलेटेड एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन दोस्तों, जिसमें दिया रहता है कि ए और की कार्यक्षमता 20% अधिक है या इस तरह के से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो दक्षता से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद दोस्तों बात किया जाए तो मजदूरी के प्रश्न, जिसमें कोई व्यक्ति कोई कार्य कर रहा होता है और उसको जो है उस कार्य के बदले में मजदूरी दी जा रही होती है। इसके साथ दोस्तों अगर चौथे टाइप्स की बात करें तो इसमें महिलाओं, पुरुष और बच्चों से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों इन सारे टाइप्स को हम 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे और इनको समझने की कोशिश करेंगे कि इन तरह के क्वेश्चनों को हम किस प्रकार से अप्रोच करेंगे और कैसे इन क्वेश्चनों को जल्दी से जल्दी लगा पाएंगे। दोस्तों देखा जाए तो टाइम एंड वर्क को हम लगाने का एक ट्रेडिशनल मेथड है और हम उस मेथड को भी सीखेंगे। हालांकि हम जो मॉडर्न तरीका है उसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बट दोस्तों वो ट्रेडिशनल मेथड से भी हमें क्वेश्चन कभी कभी आगे चल के सॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए हमें वो भी सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि टाइम एंड वर्क क्वेश्चन जो है चैप्टर, इसको हम पढ़ क्यों रहे हैं, आखिर में इसका कुछ व्यवहारिक जीवन में यूज़ तो हो रहा होगा। तो दोस्तों इसका व्यवहारिक जीवन में अगर मैं आपको उदाहरण दे के समझाना चाहूँ तो दोस्तों हम जैसे मान लीजिए अगर कोई हम क्या कहते हैं कोई मज़दूर मेरे घर पे लगा है और हमें मान लीजिए कोई दीवार बनवा रहे हैं, हमें पता है कि वो मज़दूर एक दिन में 500 ईंट जो है जोड़ पा रहा है और मुझे पता है कि मेरे दीवार में 2000 ईंट लगाना है। तो दोस्तों हमको कैसे पता चलेगा कि हमारा कार्य कितने दिन में समाप्त हो रहा है? या फिर मान लीजिए हमें पता है कि वो मज़दूर एक दिन में 500 ईंट जोड़ रहा है तो हमें उस कार्य को 3 दिन में समाप्त करना है। तो हमें कैसे मालूम चलेगा कि हमें कितना मजदूर और बढ़ाना पड़ेगा या कितना मजदूर किस प्रकार से घटाना पड़ेगा? तो दोस्तों इन सारी सवालों का जवाब ही हमें ये टाइम एंड वर्क चैप्टर देता है और इस चैप्टर में हम इसी से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। चलिए दोस्तों इसमें मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों इसमें बेसिकली हम देखें तो कुछ चीज़ें हमको जाननी ज़रूरी है इस चैप्टर को सॉल्व करने के पहले, जिसमें 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक होता है दोस्तों रेशियो, क्योंकि रेशियो से मेथड से ही हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे, और दूसरा है दोस्तों एलसीएम भी इस चैप्टर्स में हमें काफ़ी यूज़ करना पड़ेगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको रेशियो के बारे में थोड़ी सी बेसिक नॉलेज देना चाहूँगा। मुझे आशा है कि आप लोग इन चीज़ों की से थोड़ी बहुत तो परिचित होंगे ही दोस्तों, और एलसीएम के बारे में भी आप शायद थोड़ा बहुत जान रहे होंगे। हालांकि ये दोनों एक अलग से बहुत ही विस्तृत चैप्टर हैं जिनको हम आगे चल के पढ़ रहे होंगे, लेकिन दोस्तों अभी इनमें बहुत थोड़ा सा यूज़ है तो मैं थोड़ा सा आपको एक बार बताना चाहूँगा। और दोस्तों अगर आप लोगों को एलसीएम और रेशियो में मतलब बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो रही होगी तो कृपया आप कमेंट सेक्शन में पिन कीजिए। अगर मुझे लगेगा कि इसकी ज़रूरत है तो मैं हो सकता है कोई एक नई प्लेलिस्ट ले आऊँगा दोस्तों, ताकि मैं उन बच्चों को भी समझा सकूँ जिनको मैथ की बिल्कुल बेसिक नॉलेज भी नहीं है। तो दोस्तों अभी तो मैं आपसे यही उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है, उसी हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ। फिर भी दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा एलसीएम 1-2 लेके बता देता हूँ, रेशियो लेके बता देता हूँ कि किस प्रकार से हम रेशियो या एलसीएम लेते हैं। तो चलिए दोस्तों आइए, एलसीएम का मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए कोई 2 या 2-3 संख्याएँ दी होती है। जैसे हम बात करें 5 एक संख्या है, इसके बाद 10 है और इसके बाद 12 है। तो दोस्तों अगर हमको इसका एलसीएम निकालना होगा तो हम एलसीएम किस प्रकार से निकाल रहे होंगे? तो दोस्तों इसका एलसीएम निकालने का जो हमारा मेथड होता है, इसको हम एलसीएम जनरली दोस्तों इसको इस प्रकार निकालते हैं। दोस्तों इसको हम किसी ऐसे संख्या से काटते हैं जिनसे इनमें से ये तीनों संख्याओं ज़्यादा से ज़्यादा संख्याओं को हम काट सकें। और दोस्तों एलसीएम निकालने का जो मेथड होता है हमारा,
हमारा ये कहता है एलसीएम निकालने का कि जो सबसे छोटी संख्याएं होती हैं, पहले हम उन संख्याओं से ट्राई करते हैं कि उन संख्याओं से ही क्वेश्चन हमारा क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा कट सके। तो दोस्तों हम सबसे पहले 2 से ट्राई करेंगे। तो 2 से अगर हमारे इन तीनों में से कट रहा होगा तो हम 2 से ही काटेंगे। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे दोस्तों 5 तो 2 से नहीं कटेगा, बट 10 और 12 2 से कट रहा होगा, तो हम इसको 2 से काट रहे होंगे। तो 2 से अगर हम काटेंगे, दोस्तों ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर जब हम एलसीएम काट रहे होंगे और जो संख्या नहीं कट रही होगी उसको हम वैसे की वैसे ही नीचे उतार देते हैं। जैसे 5 यहाँ पे 2 से नहीं कट रही है तो हम 5 को ऐसे ही उतार देते हैं। फिर 10 में दोस्तों जब हम भाग दे रहे होंगे 2 से, तो ये कितनी बार जा रही होगी, 5 बार जा रही होगी, तो 5 को भी हम ऐसे ही जस्ट उतार देंगे। इसके बाद दोस्तों जब 12 को 2 से भाग दे रहे होंगे तो यहाँ पे कितनी बार जा रही होगी, तो 12 6 बार जा रही होगी, तो इसको 6 को हम उतार देते हैं और यहाँ पे कॉमा लगाते हैं, यूज़ करते हैं। अब देखते हैं दोस्तों कि क्या अब जो हमने संख्याएं उतारी है वो 2 से कट रही है, या फिर अगर 2 से नहीं कट रही है तो उससे नेक्स्ट संख्या यानी 3 जो आ रही है हम उनसे इन संख्याओं को काटने की कोशिश करेंगे। बट दोस्तों हम देख रहे हैं कि इन संख्याओं में जो 6 है वो 2 से भी कट रही है, तो इसको हम 2 से ही काटेंगे। अभी जब तक ये संख्याएं 2 से कट रही होंगी तब तक हम इनको 2 से काटेंगे। उसके बाद जैसे ही 2 से संख्याएं नहीं कटेंगी हम 3 से देखेंगे, अगर कट रही होगी तो 3 से काटेंगे, नहीं कटेगी तो 5 से कट रही होगी तो 5 से काटेंगे। तो दोस्तों वो सब कुछ डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। तो दोस्तों अभी ये 6 हमारा कट रहा होगा तो इसको हम 5 नहीं कट रहा है, जस्ट उतार देंगे, ऐसे ही 5 को उतार देंगे और 2 को 3 कर देंगे। अब दोस्तों हम देख रहे हैं कि आने वाली संख्याएं हमारी 5 5 और 3 बची है, और हम जान रहे हैं कि ये संख्याएं 2 से अब नहीं डिवाइड होगी। तो दोस्तों अभी इसको हम 2 से नेक्स्ट संख्या कौन सी होती है 2 के बाद, तो 2 के बाद दोस्तों 3 आ रही होगी, तो 3 से अब इसको हम काटेंगे। 5 तो दोस्तों नहीं कटेगी, तो 5 को जस्ट ऐसे ही हम क्या कर देंगे, नीचे लिख देंगे और इसको 3 से भाग देंगे, तो 1 बार गया तो 1 आ गया। अब दोस्तों अब संख्याएं हमारे पास कौन सी बची है, 5 बची है और 1 बची है। तो हम देख रहे होंगे कि ये संख्याएं अब 5 से ही जाएंगी। 5 से जैसे ही हम इसको काटेंगे हमारा सारा क्या हो जाएगा, नीचे 1 1 और 1। अब दोस्तों जैसे ही ये नीचे 1 1 1 आ जाएगा, हम इन जो ये संख्याएं दी हुई हैं इनको हम क्या कर देते हैं, आपस में मल्टीप्लाई यानी गुणा कर देते हैं, और गुणा करने के बाद जो आंसर आ रहा होगा वही हमारा एलसीएम होता है। जैसे दोस्तों अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 2 × 2 यानी 2 × 2 × 3 × 5, यानी इस तरह हम कह रहे होंगे कि हमारा एलसीएम 5 10 और 12 का कितना आ रहा होगा, 2 दूनी की 4 3 12 5 60, यानी हम कह रहे होंगे कि 5 10 और 12 का एलसीएम कितना आ रहा होगा, 60 आ रहा होगा। 5 10 12 का एलसीएम कितना आ रहा होगा, 60 आ रहा होगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको एलसीएम के बारे में थोड़ा सा मैं जो बताया हूँ, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, और मुझे उम्मीद होगी कि इतना बेसिक तो आपको तो शायद आ रहा होगा। इसके बाद दोस्तों हम आपको थोड़ा सा रेशियो के बारे में बताना चाहते हैं कि रेशियो क्या होती है। चलिए दोस्तों थोड़ा सा रेशियो के बारे में भी मैं आपको बेसिक नॉलेज दे देता हूँ कि रेशियो क्या होती है। दोस्तों रेशियो क्या होती है, जनरली जो 2 संख्याएं होती हैं उनको जब हम मैक्सिमम मान से काट के छोटा कर देते हैं तो वही अनुपात कहलाता है, जिसको इंग्लिश में हम रेशियो बोल रहे होते हैं। जैसे दोस्तों अगर हम कोई 2 संख्याएं ले, जैसे मान लीजिए कोई 10 है और ये फिर 12 है और एक संख्या है 14। अगर दोस्तों इन संख्याओं का हम संबंध निकाले यानी अनुपात निकाल रहे होंगे तो इनको हम जिस अधिकतम मान से काट रहे होंगे, यानी जब मैं इसको काट के इतना छोटा कर दूं कि ये फिर नेक्स्ट किसी अंक से न कटे, यानी तीनों संख्याएं एक ही अंक से न कट रही होंगी, तो वो क्या होगा, हमारा अनुपात होगा। यानी उसको हम क्या बोल रहे होंगे, सरल अनुपात। यानी दोस्तों अनुपात का मतलब होता है कि वो संख्याएं दोबारा किसी एक कॉमन संख्या से न कट रही हो। तो दोस्तों चलिए आइए इसको अगर हम काटते हैं 2 से तो ये हो जाएगा 2 × 5 10, 2 × 6 12 और 2 × 7 14। यानी अब हम कह सकते हैं कि जो हमारा अनुपात आ रहा है वो सरल अनुपात होगा, क्योंकि ये 5 6 और 7 इनमें से कोई भी संख्याएं एक किसी कॉमन संख्या से नहीं कट रही होगी। यहाँ पे दोस्तों देखने वाली बात ये है कि जो 6 है हमारा वो 2 से तो कट रहा होगा, बट 5 और 7 2 से नहीं कट रहा होगा। तो दोस्तों अनुपात में यही होता है कि जो संख्याएं होती हैं वो सारी संख्याएं किसी एक संख्या से कटनी चाहिए, अगर नहीं कट रही है तो वो संख्याएं फिर क्या हो जाती है, हमारा सरल अनुपात हो जाता है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि 5 6 और 7 क्या हो गया, 10 12 14 का एक सरल अनुपात है। इसी तरह दोस्तों आइए आगे बात करते हैं। मैंने आपको अभी क्या बताया, सरल अनुपात क्या होता है। चलिए दोस्तों रेशियो के बारे में मैं आपको थोड़ा सा नॉलेज देना चाहूँगा कि रेशियो को किस प्रकार से हम निकालते हैं। जब 2 रेशियो हो और 2 रेशियो से या फिर 2 तरह की रेशियो दिया होता है उससे हम 3 रेशियो कैसे निकालते हैं। जैसे ए और बी का रेशियो दिया है और मुझे बी और सी का रेशियो दिया है, तो किस प्रकार से हम ए बी और सी का रेशियो निकाल रहे होंगे। तो आइए दोस्तों आपको थोड़ा सा लिख के समझाते हैं। जैसे दोस्तों मान लीजिए ए और बी का रेशियो का अनुपात हमको दिया है कितना, 2:3, 2:3, और हमको बी और सी का अनुपात पता है दोस्तों कितना पता है, 3:4। अब दोस्तों
हमें ए बी सी का अनुपात निकालना है। क्या निकालना है? ए बी सी का अनुपात, ए बी और सी का अनुपात निकालना है। तो हमारा अनुपात जब निकाल रहे होंगे ए बी सी का, तो हम इसको किस प्रकार से निकालेंगे दोस्तों? जनरली हम क्या करेंगे, जो भी हमारा ए और बी है उसको हम नीचे ऐसे ही जस्ट पुट कर रहे होंगे, और बी और सी यानी दोस्तों बी के जो नीचे है वो बी को ही रखते हैं। यहाँ पे बी का मान 3 संबंध 4 है, तो बी के नीचे हम 3 रखेंगे, और सी का हमें निकालना है, तो सी का कितना है? 4 है, तो इसको हम नीचे 4 लिख देंगे। अब दोस्तों हम ए बी सी निकालना है, तो हमें क्या करना होगा, जो आगे हमारा बॉक्स खाली है, यानी ये जो हिस्सा मेरा खाली है और यहाँ पे जो खाली है, इसको हम क्या करते हैं दोस्तों, जो हमारे पीछे की यानी 3 जो हमारा है, इसको ही हम आगे जस्ट सेम संख्या को आगे उतार देते हैं, और ऐसे ही यहाँ पे जो 3 है इसको भी आगे उतार देंगे। और इसके बाद जो संख्याएं उतारने के बाद जब हमारा ये पूरा गैपिंग भर जाता है, तो हम इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं एक दूसरे में। तो जब हम मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो यहाँ पे हमारा आ रहा होगा 4 तियाँ 12, 3 तिली 9 और 3 दूनी 6। लेकिन दोस्तों अभी हमने आपको समझाया कि अनुपात वही होता है जो किसी एक कॉमन संख्या से न कट रही हो। तो लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों कि हमारा 6, 9 और 12 3 से अभी कट रही होगी, यानी ये अनुपात तो है बट ये सरल अनुपात नहीं है। तो इसको हम सरल अनुपात में बनाने के लिए पहले किससे काटेंगे? 3 से काटेंगे, और जब हम इन संख्याओं को 3 से काट रहे होंगे तो यहाँ हमारा अनुपात कितना होगा? 3 दूना 6, 3 तिली 9 और 3 चौको 12। यानी दोस्तों अब हम कह सकते हैं कि ए और बी और सी का अनुपात कितना है? 2 संबंध 3 संबंध 4। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको अनुपात समझ में आ रहा होगा। दोस्तों मैं यहाँ पे एक आपको और चीज़ बताना चाहूँगा। अगर दोस्तों यहाँ पे बी और बी सी का रेशियो जो 3 संबंधी 4 दिया है, अगर यहाँ पे बी सी के जगह ना देके सी संबंधी बी दिया होता, सी संबंधी बी दिया होता, और यहाँ पे मान दिया होता 4 संबंधी 3, सी संबंधी बी का मान, दोस्तों चीज़ें तो वही लिखी है। अगर ये 4 संबंधी 3 लिखा है, चीज़ें वही लिखी है, इसको बस मैं सी बी के फॉर्म में लिख दिया हूँ, यहाँ पे बी सी के फॉर्म में लिख दिया हूँ। लेकिन अगर हमको यहाँ से ए बी सी का मान निकालना होगा, तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको पहले हम सी बी को क्या करेंगे? बी सी में करेंगे, क्योंकि मैंने आपसे भी समझाया कि बी का जो मान होता है वो बी जो ऊपर रहेगा उसके नीचे बी का ही मान लिखते हैं। तो हमको जनरली जो दोनों में कॉमन होता है उनको एक दूसरे के सामने रखते हैं। तो यहाँ पे हमें सी बी रहे, अगर मैं यहाँ से देखूँ तो हमें ए और बी का पता है, तो ए बी का अगर हम इस तरह लिख रहे होंगे 2 संबंधी 3, तो यहाँ पे हमारा बी के नीचे यहाँ पे तो सी आ रहा है, तो यहाँ सी नहीं पुट करेंगे दोस्तों, इसको हम क्या कर देंगे, फिर अपोजिट कर देंगे, और इसको अपोजिट करके क्या कर देंगे, बी संबंधी सी कर देंगे, और ये हो जाएगा 3 संबंधी 4। तो इस तरह दोस्तों ये फिर हमारा क्या हो जाएगा, बी के नीचे हमें बी लिखने के लिए मिल जाएगा 3, और यहाँ पे हो जाएगा 4, और इसको फिर हम वही मल्टीप्लाई करके यही अनुपात निकाल रहे होंगे। चलिए दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को अनुपात के बारे में भी थोड़ी सी बेसिक नॉलेज मिल गई होगी। दोस्तों इसके बाद मैं आपको टाइम एंड वर्क्स चैप्टर में ही लेके जाना चाहूँगा। या दोस्तों चलिए रेशियो के बारे में एक चीज़ और बतानी है, जिसको मैं क्वेश्चन में ही सॉल्व बताने की कोशिश करूँगा। या तो चलिए आइए सीख ही लेते हैं साथ ही साथ। दोस्तों जैसे मान लीजिए कोई रेशियो दिया हुआ है, ए संबंधी बी एक कोई रेशियो दिया है, और मैं इस रेशियो का आपको व्युत्क्रमानुपाती या इस रेशियो का अपोजिट रेशियो पूछूं तो क्या होगा। जैसे ए संबंधी बी का मान हमें पता है कितना, 4 संबंधी 3, ए संबंधी बी का मान 4 संबंधी 3 पता है, और मैं इसका अगर आपको व्युत्क्रमानुपाती रेशियो पूछूं, इसका अपोजिट रेशियो पूछूं क्या होगा, तो दोस्तों उसको हम किस प्रकार निकालते हैं। तो उसको दोस्तों हम जनरली इसको मैं 3 संबंधी 4 जो होगा ये उसका व्युत्क्रमानुपाती होगा। लेकिन इसको हम किस प्रकार से निकालते हैं, आखिर में इसको निकाल रहे हैं लिख रहे हैं तो कोई तो मेथड होगा, तो उसको आइए समझते हैं किस प्रकार से निकालते हैं। तो दोस्तों जैसे एक ये इसका हमको व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है, 1 बटे में करते लिखते हैं, वही व्युत्क्रमानुपाती या उल्टा होता है। तो दोस्तों इसको हम कैसे निकालते हैं, इसको हम दोस्तों जनरली 1/4 लिखते हैं, और इसको लिखते हैं 1/3। जब इन दोनों का कॉमन लेंगे हम, कॉमन कह रहे हैं एलसीएम लेंगे जब इनको इन दोनों का, तो हमारा एलसीएम कितना आ रहा होगा, 12। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, जैसे दोस्तों भिन्नों का जोड़ और घटाना करते हैं उसी प्रकार से हम अनुपात को भी सॉल्व कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे जब हम 12 एलसीएम लिया 4 और 3 का, तो यहाँ पे जब 4 में 3 12 में भाग दे रहे होंगे, 4 से 12 में भाग दे रहे होंगे तो कितनी बढ़ जाती है, 3 बढ़ जाती है। तो इसको हम यहाँ पे 3 ऐसे लिख देते हैं, और 3 से जब 12 में भाग दे रहे होंगे तो कितने बढ़ जाती होगी, 4। तो दोस्तों इस प्रकार अनुपात में क्या होता है, जो ये नीचे का होता है हर जो होता है इसका कोई मतलब नहीं होता है, यानी इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, और हमारा अनुपात फिर इसका अपोजिट अनुपात क्या हो जाएगा, 3 संबंधी 4। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसी तरह दोस्तों अगर 3 रेशियो दिया होगा तो उसका भी हम नेक्स्ट आगे एक और कर देते हैं। जैसे दोस्तों इसी क्वेश्चन पे मैं आपको 3 रेशियो देखिए बताता हूँ। जैसे दोस्तों मान लीजिए हमें पता है ए संबंधी बी संबंधी सी का अनुपात हमको पता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आगे 6 मान लीजिए लिख देता हूँ।
तो दोस्तों अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि जब हमको ए और बी यानी बस दो चीज़ों का रेशियो में पता होता है तो अपोजिट हम डायरेक्ट कर सकते हैं, यानी उसका अपोजिट हो जाता है। लेकिन जब हमारी रेशियो तीन रेशियो दिया होता है तो इसमें हम अपोजिट नहीं कर सकते, वहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना ही पड़ेगा। और एलसीएम लेने के बाद ही हम इनको क्या कर रहे होंगे, इसका अपोजिट रेशियो निकाल रहे होंगे। तो दोस्तों चलिए आइए समझते हैं इसको हम किस प्रकार सॉल्व करते हैं। दोस्तों इसको भी करने का तरीका बस वही होता है, इसमें भी हम क्या करते हैं, सवालों को उसी हिसाब से ही सॉल्व करते हैं। यानी इसको भी हम क्या लिख रहे होंगे 1/4, इसको क्या लिख रहे होंगे 1/3, इसको क्या लिख रहे होंगे 1/6। अब दोस्तों 4, 3 और 6 का जब हम एलसीएम ले रहे होंगे तो कितना आ रहा होगा 12। 4, 3, 6 का एलसीएम ले रहे होंगे तो 12 आ रहा होगा। जब 12 हमने नीचे लिख दिया, अब 4 से दोस्तों जब 12 में भाग दे रहे होंगे तो कितनी बार जा रहा होगा, 3 बार जा रहा होगा। 3 से भाग दे रहे होंगे तो 4 बार जा रहा होगा और 6 से भाग दे रहे होंगे तो 2 बार जा रहा होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि ABC का उल्टा अनुपात या व्युत्क्रम अनुपात क्या होगा, व्युत्क्रम अनुपात क्या होगा 3:4:2। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये रेशियो थोड़ी सी जो हमें बेसिक नॉलेज देनी थी आपको समझ में आ गया होगा। इसके साथ अब हम बढ़ेंगे अपने टाइम एंड वर्क के चैप्टर को, चलिए पढ़ने जा रहे हैं। आइए दोस्तों टाइम एंड वर्क चैप्टर में मैं आपको एक तो बेसिक फार्मूला फार्मूला ही कह सकते हैं दोस्तों कि क्या होता है, जब जो हमें कार्यक्षमता अगर पता है और जब मैं कार्यक्षमता में समय का गुणा कर रहा हूँ तो हमें हमारा क्या निकल के आ रहा होगा, कुल कार्य। कार्यक्षमता का यहाँ पे तात्पर्य क्या है दोस्तों, कार्यक्षमता का मतलब हुआ कि एफिशिएंसी। कार्यक्षमता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब क्या हुआ, यानी दोस्तों एफिशिएंसी का मतलब यही होता है कि मान लीजिए अगर मैं एक दिन में 10 पेन बना रहा हूँ तो मेरी कार्यक्षमता क्या है कि मैं एक दिन में 10 पेन बनाता हूँ। यानी मैं जो 10 पेन बना रहा हूँ वो मेरी कार्यक्षमता दिखाती है कि मैं एक दिन में क्या करता हूँ, 10 पेन बना सकता हूँ। यानी दोस्तों कार्यक्षमता का अनुपात आप कार्यक्षमता समझ रहे होंगे। समय क्या है दोस्तों, समय यानी कि किसी पर्टिकुलर ड्यूरेशन में जो हम कार्य कर रहे होंगे वही समय होता है। जैसे मान लीजिए अगर मैं ये कह रहा हूँ कि मैं एक दिन में 10 पेन बनाता हूँ तो 2 दिन में कितना पेन बना रहा हूँगा, तो हम यहाँ से 10 में 2 का गुणा करेंगे तो हम बता सकते हैं कि 10 × 2 यानी 20, यानी कि हमारा टोटल कार्य कितना हो रहा होगा 20, यानी कि हमारा कुल कार्य 20। यानी इस तरह हम कह सकते हैं दोस्तों कि जो हम अगर हमको अपना कार्यक्षमता पता है और हम उसमें जब भी टाइम से गुणा कर रहे होंगे तो क्या निकल के आ रहा होगा, कुल कार्य निकल के आ रहा होगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में जरूर से आ रही होगी। अच्छा दोस्तों इसके बाद टाइम एंड वर्क चैप्टर में एक फार्मूला होता है जिसको आप शायद इससे परिचित होंगे, MDH/W1 W। इसको दोस्तों हम आगे M2D2H2/W2 ऐसे करके 3 करके भी आगे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे यम का मतलब क्या होता है, यम का मतलब मैन से होता है, कितने लोग उसमें कार्य कर रहे हैं। डी का मतलब क्या हुआ, डेज के, डी का मतलब डे मतलब दिन, डी का मतलब डे मतलब क्या हो गया दोस्तों, डेज से हम कहेंगे दिन। और एच का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, आवर्स को हम क्या कहते हैं, घंटा। और डब्ल्यू का मतलब क्या हुआ, टोटल वर्क, डब्ल्यू का मतलब वर्क मतलब कार्य। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको समझ में आ रही होगी। इसके बाद दोस्तों अभी मैंने आपको जैसे बताया कि अनुपात को जब व्युत्क्रम अनुपाती अनुपात निकालते हैं तो किस प्रकार से निकालते हैं, तो उसको बताने का दोस्तों इस चैप्टर में जरूर कुछ ना कुछ रीज़न है, तभी मैंने आपको बताया। तो उस चीज़ को दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों देखिए जो समय होता है और कार्यक्षमता दोनों का जो संबंध होता है वो क्या होता है, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी दोस्तों हम कह सकते हैं कि अगर हमें समय का रेशियो दिया होगा तो हम उससे क्या निकाल सकते हैं, उससे समय का अगर हमें रेशियो दिया है तो उससे हम कार्यक्षमता को आसानी से निकाल रहे होंगे। कैसे दोस्तों, जैसे मैंने आपको रेशियो बताया था, अगर मान लीजिए हमें किसी का समय पता है, यानी कोई समय पता है, हमें समय पता है, यानी समय का अनुपात अगर दिया है दोस्तों 4/3, तो हम यहाँ से निकाल रहे होंगे। अगर मैं आपसे कहूँ कि समय का अनुपात 4/3 है तो कार्यक्षमता का अनुपात क्या होगा, तो आप जनरली बता रहे होंगे कि कार्यक्षमता का अनुपात क्या हो जाएगा, 3:4। 3:4 क्या हो जाएगा, 3:4 कार्यक्षमता का अनुपात, यही दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे तो जब रेशियो दो ही रेशियो दिया है तो मैंने तो आसानी से इसको अपोजिट कर दिया 3:4। लेकिन दोस्तों जब 3 रेशियो दिया होगा तो इसको हम कैसे कर रहे होंगे, एलसीएम लेके सॉल्व कर रहे होंगे। तो दोस्तों ये चीज़ आप जरूर से ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं हो कि 3 रेशियो तो भी इसको हम ऐसे ही उलट दें। यहाँ पे दोस्तों मैं 2 रेशियो दिया है तो इसको हम कर लेते हैं, क्योंकि भिन्नों को हल करने का एक और मेथड होता है। जैसे इसको जब हम 1/4 लिखते हैं और 1/3 लिखते हैं तो एक और मेथड होता है दोस्तों, शायद आप जान रहे होंगे या नहीं जानते तो मैं बता दूं। इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं
तो उसको लिख देते हैं और इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। यानी इसका जब इसमें मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो यहाँ आता होगा 3 और इसका इसमें करते होंगे तो आता होगा 4 और नीचे फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में इसका इसमें और इसका इसमें, तो यहाँ 4 3 12। लेकिन मैंने बताया कि रेशियो में नीचे जो हर होता है उससे कोई मतलब ही नहीं होता है, इसको छोड़ देते हैं तो ये अनुपात 3 संबंध 4 आ जाता है। तो दोस्तों इस वजह से ये दोनों का मान 3 संबंध 4 आ रहा है। चलिए दोस्तों, आपको आशा करता हूँ समझ में आया होगा। ये चीज़ की समय जो होता है हमेशा कार्य क्षमता का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्या होता है, अपोजिट होता है। आइए दोस्तों, हम आपको टाइम एंड वर्क के कुछ क्वेश्चन से परिचित कराते हैं ताकि इतनी लेक्चर जो हो चुकी आपको कुछ चीज़ें समझ में भी तो आए। कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जब तक नहीं तब तक उन चीज़ों को समझना काफ़ी कठिन होता है। चलिए आइए, इसमें मैं आपको एक क्वेश्चन कार्य और समय चैप्टर का देता हूँ ताकि आपको कुछ समझ में आए। इसमें दोस्तों किस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, आप इन क्वेश्चन से एक बार रूबरू हो जाइए। चलिए दोस्तों, तो इसमें किस प्रकार के, इसमें दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन दिया होता है, जैसे दिया होता है कि ए किसी कार्य को 4 दिन में करता है, 4 दिन में करता है और बी उसी कार्य को 3 दिन में करता है, तो a प्लस बी उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। दिन में करेंगे। तो दोस्तों इसमें इस प्रकार के सवाल होते हैं। इनको सॉल्व करने का दोस्तों एक ट्रेडिशनल मेथड होता है जिसको हम किस प्रकार से सॉल्व कर रहे होते हैं। दोस्तों इसमें हम जैसे दिया है कि एक किसी कार्य को 4 दिन में कर रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले हम ये निकालते हैं कि एक दिन में वो कितना कार्य करता है, और इसको हम एक दिन में जब बदल रहे होंगे दोस्तों, तो ये जो जितने दिन में वो कार्य कर रहा होता है उसको हम बटे में कर देते हैं। यानी कि अगर वो 4 दिन में कार्य को कर रहा है तो उसके एक दिन की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 1/4। यानी हम कह दें कि अगर वो 4 दिन में कोई पेन बनाता है, एक पेन बनाता है, तो एक दिन में कितना पेन बना रहा होगा, 1/4। यानी अगर मैं ऐसे कहूँ दोस्तों कि अगर वो 4 दिन में 16 पेन बना रहा है तो एक दिन में कितना बना रहा होगा दोस्तों, 4/16, यानी कि 1/4। तो आइए दोस्तों, इस प्रकार के सवालों को हम कैसे करेंगे। जैसे एक किसी कार्य को 4 दिन में करता है तो एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 1/4। क्या हो जाएगा, एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य 1/4 आ रहा होगा। और इसके साथ ही बी के 1 दिन का कार्य कितना आ रहा होगा दोस्तों, बी के 1 दिन का कार्य कितना आ रहा होगा, 1/3। अब दोस्तों जब हमें पता है कि ए के 1 दिन का कार्य 1/4 है, बी के 1 दिन का कार्य 1/3 है, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं कि ए प्लस बी के 1 दिन का कार्य कितना होगा। क्योंकि दोस्तों सवाल में हमसे यही पूछा है कि ए प्लस बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर होंगे। अगर हमें पता है कि वो दोनों एक दिन में 10 पेन, मान लीजिए हमें पता है कि ए एक दिन में 10 पेन बना रहा है, बी एक दिन में 5 पेन बना रहा है, हम बता सकते हैं नॉर्मली कि दोनों मिलकर 15 दिन में कर रहे हैं, और हमको टोटल वर्क भी पता हो तो हमें मालूम चल जाएगा कि वो कार्य कितने दिन में समाप्त कर रहे होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमें ए के 1 दिन का कार्य पता है और बी के 1 दिन का कार्य पता है, यहाँ से हम दोनों के 1 दिन का कार्य निकाल सकते हैं। तो दोनों को 1 दिन का कार्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जैसे दोस्तों मैंने आपसे बोला ना कि ए एक दिन में 10 पेन बना रहा है और बी एक दिन में 5 पेन बना रहा है, तो दोनों मिलकर कितना बना रहे हैं, तो आप नॉर्मली बता रहे होंगे कि 15 कैसे बता रहे हैं, 10 और 5 को जोड़ रहे हैं। इसी तरह हमें इन भिन्नों को जोड़ना पड़ेगा, यानी 1/4 और प्लस 1/3 कर रहे होंगे दोस्तों जब, तो ये कितना आ रहा होगा, 1/4 और 1/3 कर रहे होंगे तो कितना आ रहा होगा। हाँ दोस्तों, इसका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 4 × 12 और ये हो जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 3 + 4, यानी हम कह सकते हैं कि ये 7/12। यानी कि इनके 1 दिन का कार्य दोस्तों, ए प्लस बी के 1 दिन का कार्य कितना आ रहा है, 7/12, ए प्लस बी के 1 दिन का कार्य।
यानी ए प्लस बी के एक दिन का कार्य कितना आ रहा है, एक दिन का कार्य 7/12। अब दोस्तों अगर हमें जिस चीज़ का एक दिन का कार्य मालूम चल जाता है तो अगर हमें पूरा टोटल कार्य को मालूम करना हो कि वे कितने दिन में कर होंगे तो इसका जस्ट अपोजिट कर देते हैं, तो हमारा निकल जाता है कि वो उस कार्य को कितने दिन में कर होंगे। यानी हम कह रहे होंगे कि इसका अपोजिट जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 12/7। यानी हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि ए प्लस बी उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, 12/7 दिन। 12/7 को हम और क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 7 एकम में 7 और 5 12/7 डेज या फिर दिन। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये जो है ट्रेडिशनल मेथड से जिस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ये आपको समझ में आ रही होगी कि इसको हम किस प्रकार से ऐसे सवालों को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हमने जब ट्रेडिशनल मेथड पढ़ ही लिया है तो अब हम इन सवालों को जिस प्रकार से हल करते हैं उसको भी पढ़ लेते हैं, उसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। दोस्तों इसी क्वेश्चन को हम एक बार ट्रेडिशनल मॉडर्न मेथड से यूज़ करते हैं कि इसको किस प्रकार से करते हैं। चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ या रहने दूँ, बट हमारे पास जगह की कमी है, चलिए इसको मिटा ही देता हूँ। तो दोस्तों इसको जब हम मॉडर्न मेथड से यूज़ करके लगा रहेंगे तो इसमें हम सबसे पहले हमें जो दिन दिया होता है उससे हम क्या निकाल लेंगे, टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क्स में से फिर हम क्या निकाल लेंगे, एफिशिएंसी निकाल लेंगे। दोस्तों मैं आप लोगों से ये जरूर बताना चाहूँगा दोस्तों कि जब भी हम समय और कार्य चैप्टर को लगा रहे होंगे हमारा सबसे ज़्यादा फोकस इसी चीज़ पे होना चाहिए कि मैं उन क्वेश्चन से ये निकाल सकूँ कि सवाल में टोटल कार्य किस प्रकार से मैं निकाल सकूं। और जब जैसे ही हमें टोटल कार्य निकल जाएगा यानी कुल कार्य हमें मालूम चल जाएगा तो वहाँ से हम एफिशिएंसी निकाल सकते हैं आसानी से। चलिए दोस्तों समझते हैं कि इसको टोटल कार्य किस प्रकार से निकालते हैं और एफिशिएंसी को फिर कहाँ से हम निकालेंगे। दोस्तों जो दिन होता है, जो दिन दिया होता है हमें क्वेश्चन में, ये जो समय दिया होता है उसको हम नॉर्मली अगर ए का दिया है तो ए को हम ऐसे लिख रहे होंगे कि ए कितने दिन में कार्य को समाप्त कर रहा है, 4 दिन में। और बी कितने दिन में कर रहा है, बी कितने दिन में कर रहा है दोस्तों, तो 3 दिन में कर रहा है। अब दोस्तों सवाल में तो हमें बस उसका समय दिया है ए और बी का। अब हमें यहाँ से क्या निकालना है, हमें निकालना है कुल कार्य। यानी हमें ये तो पता हो ना कि कुल कार्य कितना है। उसके बाद मैंने बोला ना कुल कार्य जब निकल जाए उसके बाद हम एफिशिएंसी पे जाएंगे, यानी वो एक दिन में कितना कार्य करते हैं। जब हमें दोनों चीज़ पता चल जाएगी तो हम यहाँ से ये निकाल सकते हैं कि दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में कर रहे होंगे। तो आइए दोस्तों यहाँ से मैं निकालता हूँ कि इन दोनों की टोटल कार्य कितना है। तो दोस्तों टोटल कार्य जब भी हमें निकालना होगा, जब भी हमें कुल कार्य निकालना होगा तो हम जो भी उनका समय दिया होता है उसको हम नॉर्मली इस प्रकार लिख के उसका क्या ले रहे होंगे दोस्तों, एलसीएम ले रहे होंगे। क्या ले रहे होंगे, एलसीएम। और जब हम 4 और 3 का एलसीएम ले रहे होंगे दोस्तों तो क्या आएगा हमारा एलसीएम, 12 आएगा। क्या आएगा, 12 आएगा। तो दोस्तों 12 को हम नॉर्मली इस प्रकार लिखेंगे और 12 जब हमारा आ गया तो ये हमारा क्या होगा दोस्तों, 12 क्या रहा होगा हमारा कुल कार्य। क्या रहा होगा, कुल कार्य। अब दोस्तों हमारे पास समय पता चल गया, समय भी पता चल गया और कार्य भी मालूम चल गया। अब हमें यहाँ से ये निकालना पड़ेगा कि उनकी एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है। जब हमें उनकी एक दिन की एफिशिएंसी पता होगी तभी तो हम बता सकते हैं ना कि वो दोनों मिलकर कार्य कितने दिन में समाप्त कर होंगे। जैसे दोस्तों अगर मैं आपसे बताना चाहूँ कि अगर मान लीजिए हमें पता है कि हमको टोटल कितना बनाना है, 50 पेन बनाना है और हमको जो है 50 पेन बनाना है, हमको ये पता ही नहीं है कि हम एक दिन में कितना पेन बनाना है, तो हम कैसे सवाल का जवाब दे पाएंगे कि हम उसको कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले अगर हमें टोटल कार्य पता चल गया तो हमको ये भी तो पता होना चाहिए ना कि हम एक दिन में कितना बना रहे हैं पेन को, ताकि हम उस सवाल का जवाब दे सके कि 50 पेन बनाने में कितना समय लगेगा। तो दोस्तों इसी प्रकार इस क्वेश्चन में हमें ये तो पता चल गया कि टोटल वर्क कितना है, हम ये मालूम चल गया कि इसमें टोटल वर्क 12 है। लेकिन दोस्तों अभी हमें यहाँ पे ए और बी की एफिशिएंसी एक दिन की नहीं पता है कि वो एक दिन में कितना कार्य करते हैं। दोस्तों हो सकता है किसी सवाल में यहाँ पे जो दिन दिया है वहाँ घंटा दिया हो तो हमें 1 घंटे की निकाल रहे होंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में दिन दिया है तो हम दिन की निकाल रहे हैं। तो दोस्तों जब हमें इसको निकालना होगा तो हम क्या करते हैं दोस्तों, जो भी हमारे यहाँ पे समय होता है, जो भी हमारे यहाँ पे समय दिया होता है दोस्तों उसको हम क्या करते हैं, इसमें कुल कार्य में भाग दे रहे होंगे। और जब भी हम कुल कार्य में भाग दे रहे होंगे तो हमारी एक दिन की एफिशिएंसी निकल रही होगी। यानी अगर मैं 12 में 4 से भाग दूँ तो हमारा क्या निकल के आ रहा होगा दोस्तों, 3। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये 3 हमारी क्या है, कार्य क्षमता है। किसकी, ए की। इसके आगे हमने क्या लिखा है, ए, तो ये कार्य क्षमता किसकी आ रही होगी, ए की आ रही होगी। और बी का जब निकालना होगा दोस्तों तो क्या आ रहा होगा, 4। भाग देने का तात्पर्य है दोस्तों कि जो ये हमारा 12 है इसमें हम इसको किससे भाग दे रहे हैं, 4 से भाग दे रहे हैं। तो ये काटने के बाद क्या आ रहा है दोस्तों,
3 आ रहा है। क्या आ रहा है? 3। तो इसी 3 को दोस्तों हम यहाँ पुट कर रहे हैं। अब दोस्तों हमें ये मालूम चल गया कि ए एक दिन में 3 पेन बना रहा है, बी एक दिन में 4 पेन बना रहा है। और हमको ये भी पता है कि मान लीजिए इन दोनों को मिलकर टोटल कितना पेन बनाना है, तो 12 पेन बनाना है। तो अब हमें ये निकालना है कि ये कितने दिन में जो है कार्य को समाप्त करेंगे। तो दोस्तों जब हमें ये पता है कि ये टोटल पेन हमको 12 बनाना है और हमें कितने दिन में समाप्त करना है, तो हमको ये भी पता है कि ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, तो 4 3 7 करेंगे। यानी हमको जब पूरा काम पता है दोस्तों कि 12 है, तो उसमें हमें ये भी पता है कि एक दिन में हम 7 कर रहे हैं। तो हमको जब निकालना होगा कि समय कितना होगा, जितने दिन में ये कार्य समाप्त होगा, तो इसको दोस्तों हम क्या करते हैं, भाग करते हैं। क्या करते हैं? भाग। कैसे भाग करते हैं दोस्तों? इसको हम आइए व्यवहारिक जीवन से समझते हैं। जैसे दोस्तों मान लीजिए अगर हम कहें कि हमको जो है 20 रुपये में क्या कह सकते हैं, जैसे मैं आपको समझाऊं दोस्तों कि मान लीजिए 20 जो है हम 20 कलम जो है बनाना है हमें, और मैं एक दिन में 2 पेन बना रहा हूँ। तो दोस्तों अगर मैं एक दिन में 2 पेन बना रहा हूँ, तो मैं पूछूंगा कि 20 पेन बनाने में आपको कितना समय लगेगा, तो आप बता रहे होंगे 10। तो 10 ये कैसे हम निकाल रहे हैं दोस्तों? इसको हम भाग करके ही निकालते हैं। जब 20 में हम 2 से भाग दे रहे होंगे, यानी जो भी हमारा टोटल वर्क है उसमें एक दिन की जो हमारी कैपेसिटी या एफिशिएंसी है उससे जब भाग देते हैं तो हमारा निकल के आता है टोटल टाइम। जैसे दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे सवाल में भी बताया है, यहाँ पे मैंने आपको लिखा है, यहाँ पे भी बताया है कि कार्य क्षमता और समय और कुल कार्य क्या होता है इसका, कार्य क्षमता गुणे समय। अगर हमको समय निकालना है दोस्तों तो क्या करेंगे, कुल कार्य में कार्य क्षमता से जैसे ही नीचे यहाँ इधर आके तो पक्षांतर हो गया, क्या हो जाएगा, भाग में चला जाएगा, और जब भी भाग देंगे तो हमारा समय निकलेगा। उसी प्रकार से दोस्तों जब हमारा टोटल कार्य हमें पता है, टोटल कार्य जब हमें पता है और इसमें हम क्या कर रहे होंगे, एक दिन की कार्य क्षमता से भाग दे रहे होंगे, तो हमें ये निकल के आ रहा होगा कि कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि टोटल कार्य समाप्त करने में a + b को कितने दिन का समय लग रहा होगा, 12/7। यानी हम इसको और सरल करके क्या लिख सकते हैं, 7 × 7 सही 1 सही 5/7 दिन। क्या हो जाएगा, 1 सही 5/7 दिन। तो दोस्तों इसको मॉडर्न तरीके से हम इसी प्रकार से सॉल्व करते हैं सवालों को, और हम जो है इस चैप्टर्स को इसी हिसाब से सॉल्व करेंगे, इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। हो सकता है हमें ट्रेडिशनल मेथड का किसी सवाल में यूज़ करें, क्योंकि सीखे रहेंगे दोस्तों तो आगे चल के काम ही आएगा। और मैं नहीं चाहता हूँ कि आप किसी एक क्वेश्चन को लेके आपको जो है परेशानी हो, या फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हो सकता है इस मेथड से ज़्यादा आसान हो उस मेथड से सॉल्व करना। तो दोस्तों इसलिए मैंने आपको ट्रेडिशनल मेथड भी साथ में बताना उचित समझा। तो चलिए दोस्तों इस पे बेस्ड 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। मैं दोस्तों जनरली इसका थोड़ा सा डाटा चेंज कर देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चंस को बार बार लिखने से हमारा टाइम भी वेस्ट होगा और वीडियो ज़्यादा लंबी बनानी नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ इसी पे थोड़ा सा एडिट कर देता हूँ। अब दोस्तों इसी सवाल को मैं मान लीजिए इसमें ए किसी कार्य को 4 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 3 दिन में करता है, और दोस्तों यहाँ पे एक लाइन और ऐड कर देते हैं। यहाँ पे एक लाइन, यहाँ पे दोस्तों एक लाइन और ऐड करके यहाँ पे लिखता हूँ मैं कि 3 दिन में करता है, और सी उसी कार्य को 6 दिन में करता है। सी उसी कार्य को 6 दिन में करता है। तो दोस्तों अब हम इस क्वेश्चन में मैं अगर आपसे पूछूं कि ए उस कार्य को कितने दिन में करेगा, यहाँ से पहला क्वेश्चन आपको ए उस कार्य को कितने दिन में करेगा, ए उस कार्य को कितने दिन में, फिर दोस्तों दूसरा पूछूं बी, तीसरा आपसे पूछता हूँ ए प्लस बी प्लस सी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर रहे होंगे। दोस्तों चौथा क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ बी प्लस सी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर रहे होंगे। और पांचवा क्वेश्चन तो यहाँ पे मान लीजिए इसको 5वां कर देते हैं, यानी आप यहाँ पे तो गिवन ही है, इसको मैं करता हूँ 5, यानी कि 5 क्वेश्चन इसी क्वेश्चन पे हम 5 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ताकि आपका जो है डाउट जो हो रहा है वो क्लियर हो। तो चलिए दोस्तों इसमें जैसा कि मैंने बताया कि इस प्रकार के सवालों में सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है, टोटल वक्त निकालने की हम कोशिश करते हैं। तो टोटल वक्त दोस्तों हम निकाल रहे होंगे किस प्रकार से, मैंने जैसे बोला कि सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखते हैं दोस्तों, दिन। मैं आपको जनरली यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे हम लिखते हैं सबसे पहले दिन को लिखते हैं, दिन जो भी आता है उसको हम यहाँ लिखते हैं। फिर दिन से हम एलसीएम लेके क्या निकालते हैं दोस्तों, दिन जो होता है उसको जब हम एलसीएम लेते हैं तो उससे क्या निकलता है, उससे निकलता है हमारा एलसीएम लेंगे तो टोटल कार्य यानी कुल कार्य निकलता होगा।
क्या निकलता है दोस्तों? कुल कार्य। क्या लेंगे तो? एलसीएम लेने पे। और जब हम इसमें भाग दे रहे होंगे दोस्तों तो हमारा क्या निकलता होगा? कार्य क्षमता। जब हम इसमें भाग दे रहे होंगे तो हमारे दोस्तों क्या निकल के आएगा? कार्य क्षमता निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? कार्य क्षमता। कार्य क्षमता कैसे आएगा दोस्तों? इससे आएगा, कुल कार्य से। जब इसमें हम भाग देंगे, कुल कार्य में जब हम इससे भाग दे रहेंगे तो कार्य क्षमता निकल के आएगा। तो दोस्तों इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए आइए, इसमें दिया है कि ए किसी कार्य को 4 दिन में कर रहा है, यानी ए जो है किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 4 दिन में कर रहा है। बी उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 3 दिन में कर रहा है। सी उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 6 दिन में कर रहा है। तो दोस्तों अब मैं इसमें टोटल वर्क सबसे पहले निकालना है। हमारा सबसे पहले अप्रोच तो ये होना चाहिए कि टोटल वर्क कितना है। तो दोस्तों हमारा जब टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे? हम इसका एलसीएम करेंगे। ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि हमारे सवाल में केवल 2 ही दिया हो, हमें 3 दे सकता है, 4 दे सकता है, 5 दे सकता है। ये तो कुछ डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, बट अक्सर 3-4 तक दिया रहता है दोस्तों। बट हमें ऐसा नहीं है कि अगर 5 दिया 10 दिया तो हम घबरा जाएंगे। उन क्वेश्चन को भी हम इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे, उनको भी हम एलसीएम लेके ही सॉल्व करेंगे जिस प्रकार से यहाँ एलसीएम ले रहे हैं। यहाँ पे 3 का लेना पड़ रहा है, वहाँ 4 होगा तो 4 का लेंगे, 5 होगा तो 5 का लेंगे, 10 होगा तो 10 का लेंगे। तो ऐसा नहीं है कि वो क्वेश्चन को लगाने के लिए कोई और तरीका होगा, उन क्वेश्चन को भी इसी तरीके से हम सॉल्व कर रहे होंगे। तो दोस्तों 4, 3 और 6 का जब हम एलसीएम ले रहे होंगे तो यहाँ पे हमारा एलसीएम कितना आ रहा होगा? 12 आ रहा होगा। कितना आ रहा होगा? 12 आ रहा होगा। दोस्तों एलसीएम आपको शायद समझ में उतना तो आपको आता होगा, जिस प्रकार से मैंने बताया उसी प्रकार से जब आप एलसीएम इसको ले रहे होंगे तो ये 12 आ रहा होगा। अगर दोस्तों आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं जल्दी में एक बार आपको रिकॉल कराता हूँ किस प्रकार से करते हैं। जैसे दोस्तों 4, 3 और कितना है? 6 है। इसको हम 2 से काट रहे होंगे तो 2 दूनी की 4, 3 को ऐसे उतार देंगे और 2 3 6, फिर 2 को 1, फिर यहाँ पे 3 हो जाएगा, फिर यहाँ 3 हो जाएगा। फिर 2 से अब काटने वाला कोई संख्या नहीं है तो हम 3 से काट रहे होंगे। 1 1 1 जैसे आ गया हमारा खत्म। उसके बाद हमने क्या बोला था कि इसका आपस में क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 दूनी की 4, 4 3 12। तो यही दोस्तों हमारा क्या आ गया? 12 क्या आ गया? टोटल वर्क। दोस्तों अब हम टोटल वर्क को TW से ही दिखाएंगे, तो इस वजह से आप याद कर लीजिए कि वर्क को हम TW से दिखाएंगे और एफिशिएंसी को हम यानी कार्य क्षमता को हम क्या लिखेंगे? एफिशिएंसी को ई से किससे डिनोट करेंगे दोस्तों? ई से ही डिनोट करेंगे। तो आप दोस्तों याद रखिए टाइम को T से करते हैं और इसको W से करते हैं दोस्तों। चलिए इसको W से करते हैं डिनोट, ताकि हमारा समय बच सके, ताकि हमारा समय क्या हो? बच सके और मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझा सकूँ। तो दोस्तों जब हमको यहाँ पे वर्क यानी कुल कार्य मालूम चल गया 12, अब हमारा किस चीज़ पे फोकस होना चाहिए? यानी हमको जब टोटल कार्य पता चल गया है तो हमारा फोकस अब इस चीज़ पे होना चाहिए कि हम यहाँ से क्वेश्चन से ये निकाल सकें कि हमारा जो है एफिशिएंसी कितनी है, यानी एक दिन की कार्य क्षमता कितनी है। एक दिन की जब तक कार्य क्षमता नहीं निकलेगी हम बता ही नहीं पाएंगे दोस्तों कि ये सवाल ये जो है क्वेश्चन को ये जो है कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो दोस्तों चलिए आइए, इसको हम जब इसमें भाग कर रहे होंगे 4 से जब 12 में भाग करेंगे, यानी 12 में जब 4 से भाग करेंगे तो यहाँ पे कितना आ रहा होगा? 3। 12 में जब 4 से भाग कर रहे होंगे तो 3 आ रहा होगा। 12 में 4 से भाग करने का मतलब क्या है दोस्तों? यानी कि मैं 12 को कैसे भाग कर रहा हूँ? 12 को दोस्तों ऐसे 4 से भाग कर रहा हूँ तो यहाँ पे आ रहा है 4 3 12, यानी जितनी बार ये चला जाता है यही चीज़ यहाँ पे हम उतारते हैं दोस्तों। इसी प्रकार जब B का हम भाग करेंगे 12 में तो कितना आ रहा होगा? 4 आ रहा होगा। और C का जब करेंगे इसी प्रकार तो 2 आ रहा होगा। यानी दोस्तों अब हमें कह सकते हैं कि ये हमारा जो है क्या है? एक दिन की एफिशिएंसी है। क्या है? एक दिन की कार्य क्षमता है। यानी ए के सामने की जो है वो ए की एक दिन की कार्य क्षमता है, बी के जो सामने हमने लिखा है वो बी के एक दिन की कार्य क्षमता है, और सी के सामने जो लिखा है हमने वो सी के एक दिन की कार्य क्षमता है। अब दोस्तों हमें जब इन सारों की इन सबकी सभी की एक दिन की एफिशिएंसी जब हमें पता चल गई है और हमें टोटल कार्य भी पता है, यानी अगर हमें टोटल कितना काम करना है वो भी पता है और मैं एक दिन में कितना काम करता हूँ ये भी पता है, तो मैं ये तो निकाल सकता हूँ ना दोस्तों कि हम जो है उसको कार्य को करने में कितना समय लगाएंगे। तो चलिए आइए दोस्तों क्वेश्चन के हिसाब से हम अब इन सवालों को जल्दी जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों जब हमें पहला क्वेश्चन क्या है, ए उस कार्य को कितने दिन में कर रहा होगा, तो दोस्तों इसका जवाब क्या होगा? जब हमें पता है कि टोटल कार्य कितना है 12 है, तो ए उस कार्य को कितने दिन में कर रहा होगा? जब हमें 12 पेन बनाना है, यानी मान लीजिए इसको मैं पेन लिख देता हूँ दोस्तों ताकि आपको समझने में आसानी हो, शायद वर्क कहने पे आपको शायद समझ में ना आ रहा हो। मैं इसको पेन में मान लीजिए 12 पेन बना रहा है, तो दोस्तों जब ये एक दिन में 12 पेन बना रहा है और ये टोटल वर्क जो है वो 12 है, यानी हमें बनाना पेन कितना है 12 है, और एक दिन का कितना पेन बना रहा है
3 पेन बना रहा है। तो यहाँ से अगर हमको ये निकालना होगा समय यानी कितने दिन में वो कार्य को समाप्त कर रहा होगा, तो कितने दिन में कर रहा होगा दोस्तों, 12 में जब 3 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों 4। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये जो है ये जो टोटल कार्य है उसको कितने दिन में समाप्त कर रहा होगा, तो हम कह सकते हैं कि दोस्तों वो कितने दिन में समाप्त कर रहा होगा, 4 दिन में। कितने दिन में, 4 दिन में। इसी प्रकार से दोस्तों जब हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे, दूसरे क्वेश्चन को, तो दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया दोस्तों कि बी उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर रहा है, तो बी को भी निकालेंगे दोस्तों इसी प्रकार। जैसे 12 टोटल वर्क है, इसमें जब हम बी की 1 दिन की एफिशिएंसी के भाग करेंगे तो हमारा बी का निकल जाएगा। यानी बी दोस्तों इसी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर रहा होगा, यानी बी अगर अकेला इस कार्य को वो करे तो वो कितने दिन में समाप्त कर रहा होगा, 3 दिन में समाप्त कर रहा होगा। कितने दिन में, 3 दिन में। इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है कि a + b + c, यानी अगर ये तीनों मिलकर एक साथ काम करें, एक साथ काम करने का मतलब क्या है दोस्तों कि एक ही दिन में a भी काम करे, b भी काम करे और c भी काम करे। तो दोस्तों अगर मान लीजिए अकेला a एक दिन में 4 पेन बना रहा है, 3 पेन बना रहा है सॉरी, और b एक दिन में 4 पेन बना रहा है, तो दोस्तों अगर अकेला एक दिन में 3 बना रहा है और मान लीजिए उसके साथ b भी जुड़ रहा है, c भी जुड़ रहा है, तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि काम जो है एक दिन की जो एफिशिएंसी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अरे अगर मान लीजिए कोई अकेला व्यक्ति एक काम कर रहा है और उसके साथ मान लीजिए आप ही हैं, आप अकेला कोई काम कर रहे हैं, आपके साथ आपका एक कोई मित्र भी आपके साथ अब कार्य करने लगा, तो दोस्तों जो आपका कार्य जो है एक दिन में जो आप मान लीजिए आप एक दिन में जो कार्य कर रहे होंगे, आपके मित्र के मिलने की वजह से वो कार्य क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। इसी प्रकार से दोस्तों हम कह सकते हैं कि a + b + c अगर तीनों मिलकर एक साथ कार्य करेंगे तो इन तीनों की एक दिन की एफिशिएंसी फिर कितनी हो जाएगी, 4 2 6, 6 और 3 9। इनको क्या करेंगे दोस्तों, हम जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो इस हिसाब से हम कहेंगे कि 4 2 4 और 2 6 और 3 9, यानी a + b + c के एक दिन की एफिशिएंसी यानी एक दिन की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी दोस्तों, 9 हो जाएगी। और सवाल ने हमसे क्या पूछा है कि a + b + c मिलके उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो दोस्तों हमें टोटल वक्त तो हमें पहले ही से पता है कि हमारा टोटल वक्त यानी कुल कार्य कितना है, 12 है। तो अब हम यहाँ से a + b + c के अगर हमें एक दिन की कार्य क्षमता पता है तो उसको भी हम इसी प्रकार से सॉल्व कर लेंगे दोस्तों आसानी से। यानी हम कह सकते हैं दोस्तों कि हमारा जो टोटल वक्त कितना है, 12, यानी टोटल वक्त हमारा कितना है, 12। तो दोस्तों जब हम इसमें a + b + c के संयुक्त रूप से जो उनकी कार्य क्षमता है उससे भाग दे रहे होंगे तो हमारा ये निकल के आ रहा होगा कि इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर होंगे। तो 4 3 7 2 9 से जब हम इसमें भाग करेंगे दोस्तों तो हमारा निकल के आएगा, इसको कितना आ जाएगा, 9 × 9 और यहाँ पर जाएगा 3/9। अब दोस्तों अगर हमारा जो इस प्रकार से भिन्न आता है तो इसको भी हम काट के और छोटा कर सकते हैं, यानी इसको हम काट के 3 × 3 और 3 3 9, यानी हम इसको इस प्रकार से ऐसे कह सकते हैं दोस्तों कि 3 सही 1/3 दिन में करेंगे। यानी ये अगर ये तीनों मिल के करते हैं तो 3 सही 1/3 दिन में इसको कर रहे होंगे। तो दोस्तों इसके साथ ही अभी शायद एक और अच्छा 2 क्वेश्चन और बचा है, तो चलिए उन 2 क्वेश्चन को भी मिटा के नहीं दोस्तों, चलिए मैं आगे इधर ही कर लेता हूँ ताकि सामने क्वेश्चन रहेगा तो आपको समझ में आएगा कि हाँ इस तरह के सवालों को हम किस प्रकार से सॉल्व कर रहे हैं। शायद क्वेश्चन सारे सामने आपके हो तो समझने में आपके आसानी होगी। तो मैं जगह इधर का इस्तेमाल कर लेता हूँ, अभी तो शायद जगह हमारे पास थोड़ा सा बचा है। तो चलिए दोस्तों इसके साथ ही हम चौथे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, दोस्तों। तो दोस्तों चौथे क्वेश्चन में हमारा क्या पूछा है कि b + c, यानी दोस्तों अब यहाँ पे एक दिन में कौन कार्य कर रहा है, b और c दोनों मिलकर एक दिन में कार्य कर रहे हैं। यानी अब की बार a नहीं काम कर रहा है, उस क्वेश्चन में तो a + b + c तीनों मिलकर एक दिन में कार्य कर रहे हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, b और c ही मिलकर काम कर रहे हैं। तो जब हमें b की एफिशिएंसी पता है कि वो 4 पेन बना रहा है और हमें c की एफिशिएंसी पता है 2 पेन बना रहा है, यानी दोनों मिलकर एक दिन में कितना बना रहे हैं, 6 पेन बना रहे हैं। और हमें टोटल कार्य कितना है ये भी पता है कि हमें टोटल कार्य कितना है, 12। टोटल कार्य कितना है, 12। तो जब 12 में दोस्तों हम b + c यानी b + c की एफिशिएंसी यानी कि 4 + 2 6 से भाग दे होंगे, ये कहाँ से आ रहा है दोस्तों, 4 + 2 से आ रहा है। कैसे, ये 4 क्या है दोस्तों, b की एफिशिएंसी और c की एफिशिएंसी 2 है। तो इनको जब मैं जोड़ रहा हूँ तो वही चीज़ यहाँ लिख रहा हूँ दोस्तों 6। ऐसा ना हो कि आप समझे ही ना कि मैं 6 कहाँ से लिख दिया। तो दोस्तों इसको हम जब ऐड कर रहे हैं तो ये आ रहा है 6, और जब 6 से दोस्तों हम इसमें भाग कर रहे होंगे तो जनरली आंसर हमारा क्या आ रहा होगा, 2। यानी दोस्तों हम कह सकते हैं कि अगर b + c एक साथ मिलकर कार्य करेंगे तो वो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, 2 दिन में समाप्त होगा। इसको दोस्तों आप अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, एक बार व्यवहारिक जीवन में आप इसको थोड़ा सा यूज़ करके देखिए। जैसे दोस्तों अगर हम कहें कि 12 पेन हमें बनाना है और मैं और मेरा दोस्त मिलके एक दिन में कितना पेन बना रहे हैं, 6 पेन बना रहे हैं,
तो अगर मैं एक दिन में 6 बना रहा हूँ तो 12 पेन बनाने में कितना समय लगेगा? 2 दिन। यानी 2 दिन में हमारा क्या हो जाएगा? पूरा कार्य समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें जो मैं भाग दे रहा हूँ ये कहीं और से उठ के आया है, ये इसी फार्मूले से दोस्तों निकला है, इसी कॉन्सेप्ट से ही हम कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब हमें समय निकालना है तो क्या करेंगे, जो हमारा टोटल वर्क है इसमें कार्यक्षमता से भाग दे रहे हैं। यही चीज़ तो यहाँ भी कर रहा हूँ ना दोस्तों। हमें जब टोटल वर्क पता है, यानी हमें यहाँ पे ये टोटल वर्क जो मैंने यहाँ लिखा है वो चीज़ हमें यहाँ पे पता है दोस्तों कि 12 है, और हमें ये भी मालूम चल गया कि कार्यक्षमता में मालूम है कितना है, मान लीजिए 1 का 3 है, तो हमें ये भी मालूम है। तो हमें यहाँ से समय निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, ये दोस्तों ये नीचे आ जाएगा, यानी ये बटा में आ जाएगा। तो वही चीज़ दोस्तों यहाँ पे मैंने किया है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। 1 मिनट दोस्तों, पानी पी लेता हूँ थोड़ा सा। चलिए दोस्तों, इसके साथ ही अब हम 5वें क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। यानी 5वां क्वेश्चन जो मैंने यहाँ लिखा था पहले, सबसे पहले वाले क्वेश्चन में, उसी को मैं 5वां कर रहा हूँ और इसी क्वेश्चन पे उसको मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों अब हमारा 5वां क्वेश्चन क्या है? 5वां क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि a + b, यानी आप एक दिन में a और b दोनों मिलकर कार्य कर रहे होंगे, तो वो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? दोस्तों हमने टोटल वर्क निकाल लिया और उसी टोटल वर्क पे ही मैं इतने सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। तो चलिए, यहाँ पे टोटल वर्क हमारा कितना है? 12 है। तो दोस्तों अब हम 12 में जो है किसे भाग देंगे? अब यहाँ पे कार्य केवल a और b मिलके ही कर रहे हैं, यानी अब की बार कार्य को c नहीं कर रहा है, बस a और b ही कर रहे हैं। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे देखेंगे कि a और b दोनों का एक दिन का अगर संयुक्त रूप से देखा जाए तो एफिशिएंसी कितनी है? यहाँ पे एफिशिएंसी लिखा है दोस्तों, एफिशिएंसी यहाँ लिखा है, यानी कि 4 और 3 7। तो जब दोस्तों 12 में 7 से भाग दे रहे होंगे तो हमारा फिर क्या आ रहा होगा आंसर? 12/7, जिसको हम लिख सकते हैं 1 सही 5/7। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये 5 सवाल अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। दोस्तों मैंने जानबूझ के इसी एक ही क्वेश्चन पे आपको 5 तरह के सवाल क्या किया लगवाया है, ताकि आप लोग इन सवालों को बारीकियों को समझ सकें कि जो थोड़ा थोड़ा सा है इसमें अंतर, इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, या फिर ये अंतर आपके मन में किसी प्रकार का डाउट ना क्रिएट करे। इसलिए मैं इसी क्वेश्चन पे बेस्ड आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व कराया है। दोस्तों ये तो बस एक छोटा सा आपको क्या कहते हैं, समझिए ट्रेलर टाइप का था। इसके आगे हमें बहुत सारा क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का लगाना है। ये तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाना था, इसलिए मैंने इसमें बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया। बट दोस्तों आप इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा एक बार मेहनत जरूर कीजिएगा, ताकि क्वेश्चन आपको इन क्वेश्चन से थोड़ा बहुत तो आप परिचित हो जाए, और आगे हम जब बताना हो तो इतना डिटेल में हमें ना बताना पड़े। दोस्तों जब तक आप इन क्वेश्चन से वर्क नहीं करेंगे तब तक ये क्वेश्चन आपको कठिन जरूर लगेंगे, लेकिन जैसे ही आप 2 4 5 क्वेश्चन लगाएंगे आपको धीरे धीरे से कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि हाँ इस प्रकार के क्वेश्चन को, इस प्रकार के सवालों को हम किस प्रकार हल करते हैं। दोस्तों इस पे बेस्ड तो अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे भी क्वेश्चन होंगे। जैसे आगे चल के आप पढ़ेंगे कि कोई मतलब ABC का दिया होगा दोस्तों, और उसमें से कोई कार्य 2 दिन करके जा रहा होगा, कोई 2 दिन बाद आ रहा होगा, ऐसे करके बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चन दिए होंगे। उन सारे क्वेश्चंस को हम 1 बाय 1 करके पढ़ रहे होंगे। लेकिन दोस्तों इसके बाद में आपको एफिशिएंसी बेस्ड मतलब मैं आपको क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, बस उससे रिलेटेड दोस्तों एक कॉन्सेप्ट आपको एक बार मैं सोच रहा हूँ समझा दूँ, और इसके साथ ही मैं आज का वीडियो कंप्लीट करता हूँ, फिर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट डे में। चलिए दोस्तों इसको मैं जल्दी से क्या करता हूँ, पॉज कर दूँ क्या? हाँ चलिए इसको मिटा ही देता हूँ, शायद हमको दोबारा लिखना ही पड़ेगा। दोस्तों मैं आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन सवालों को ज़रूर एक बार घर पे सॉल्व कीजिए। आपके पास जो भी आपके पास बुक हो, कोई भी बुक दोस्तों बेकार नहीं होती है। कोई भी बुक, जो भी बुक आपके पास हो, उस बुक से 2-3 क्वेश्चन इस तरह के जो क्वेश्चन दिए हों उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। मैं ऐसा ज़रूर करूँगा दोस्तों, और आपसे विश्वास दिलाऊँगा दोस्तों कि मैं अगर जिस हिसाब से समझाया हूँ आपको बिल्कुल बेसिक से, वो चीज़ें आपको ज़रूर समझ में आएंगी। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आ रही है, वीडियो को 1-2 बार और देखिए, 2-3 बार देखिए दोस्तों, जब तक नहीं समझ में आएगी। ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड चैप्टर है, बस एक दिमाग में माइंड सेट होता है हमारा, जिस चीज़ को हम सोच लेते हैं कि बहुत हार्ड है वो हमें हार्ड लगने लगता है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि वो बहुत हार्ड है।
वो हार्ड हमें इसलिए लगता है दोस्तों क्योंकि उसमें हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं। जब तक चीज़ों को मैथ में प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक वो हमें कठिन ही लगता है। चलिए दोस्तों, इसके साथ ही मैं एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन दोस्तों मैं इसी जो मैंने व्युत्क्रमानुपाती वाला बताया इस पे बेस्ड मैं आपको 1-2 क्वेश्चन बता देता हूँ किस प्रकार से ऐसे सवालों को हम सॉल्व करते हैं। जैसे दोस्तों इस ऐसे सवालों में हमें दिया रहेगा कि अच्छा चलिए मैं इसको मिटा ही देता हूँ, फिर से लिख दूंगा, इसमें बहुत ज़्यादा एडिटिंग करना पड़ेगा, उससे बढ़िया मैं लिख ही दूंगा जल्दी जल्दी। तो दोस्तों इस प्रकार के सवालों में जो एफिशिएंसी से रिलेटेड ही एक समझिए बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये क्वेश्चन बहुत आसान, जो भी मैं बता रहा हूँ बहुत आसान है, हालांकि इस पे रिलेटेड बहुत सारे इस पे भी क्वेश्चन बनते हैं, उन क्वेश्चन को मैं आगे चल के धीरे धीरे हम लोग पढ़ रहे होंगे। दोस्तों इस प्रकार के सवालों में हमें क्या दिया रहता है, इस प्रकार के सवालों में हमें इस प्रकार से दिया होगा कि किसी कार्य ए और बी की कार्य की क्षमता क्या है 5/6, यानी यहाँ पे दोस्तों अनुपात में दिया रहेगा, जो हमारा क्वेश्चन होगा वो अनुपात में दिया रहेगा। जिससे बोलेगा कि ए और बी के कार्य क्षमता, ए बी की कार्य क्षमता का अनुपात, ए व बी मान लीजिए दोस्तों, या फिर ए संबंधी बी की कार्य क्षमता का अनुपात, के या फिर के ही लिख देते हैं, ए व बी की कार्य क्षमता का अनुपात, कार्य क्षमता का अनुपात क्या है दोस्तों 4/3 है, तथा नहीं ए व बी की कार्य क्षमता का अनुपात 4/3 है, और बी किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है 24 दिन में, बी किसी कार्य को 24 दिन में समाप्त करता है। तो दोस्तों इस पे बेस्ड भी हम आपको 1-2 क्वेश्चन कराता हूँ, जिसमें दोस्तों मान लीजिए इस पे पहला क्वेश्चन ये है कि तो बी कर रहा है, तो अब की बार ए का पूछ देता हूँ, ए इस कार्य को कितने दिन में करेगा, कितने दिन में समाप्त करेगा। इसके साथ ही दोस्तों एक क्वेश्चन और हम इस पे लिखते हैं कि a + b इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, अगर दोनों मिलके एक साथ कार्य करें तो इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। इस पे बेस्ड दोस्तों और भी सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, बट मेरा अभी उद्देश्य है कि मैं आपको इसकी बेसिक चीज़ को समझा सकूं, इसलिए अभी मैं दो ही क्वेश्चन को एक साथ रखता हूं। तो दोस्तों अब यहाँ पे हमें क्या पता है, क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, कार्य क्षमता का अनुपात गिवन है। लेकिन दोस्तों ये जो हम आपको बताया था, अच्छा अभी पहले मैं जो बता रहा हूँ उसको समझते हैं। कार्य क्षमता का अनुपात दोस्तों हमें पता है, कार्य क्षमता का अनुपात हमारा क्या दिया है, a + b के 4/3, ए व बी के कार्य क्षमता का अनुपात 4/3 दिया है। लेकिन दोस्तों सवाल में हमें जो दिया है ये बी किसी कार्य को 24 दिन में करता है, ये चीज़ हमें क्या दिया है दोस्तों, वो हमें कार्य क्षमता न दिया है, वो क्या दिया है, हमें समय दिया है। क्या दिया है, समय दिया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हमें समय और यहाँ कार्य क्षमता दिया है, तो इनमें जरूर कुछ ना कुछ रिलेशन तो जरूर होगा दोस्तों, तभी तो दिया है। यानी इससे हम बी का किसी न किसी तरीके से तो निकाल रहे होंगे। तो चलिए समझते हैं कि मैं बी को कैसे निकालूंगा कि वो किसी कार्य को कितने दिन में करेगा। दोस्तों इसको हम उसी तरीके से, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि कार्य क्षमता का अनुपात क्या होता है, हमेशा समय के अनुपात का व्युत्क्रमानुपाती या फिर उल्टा होता है। तो दोस्तों जिस प्रकार से मैंने बताया था कि अगर समय 5/6 के अनुपात में, तो उसका कार्य क्षमता हमेशा क्या होगा दोस्तों, 6/5 होगा। और अगर मान लीजिए 3 रेशियो दिया होता कि ए बी सी के समय का अनुपात 5/6/4 है, तो फिर हम उसको किस प्रकार से कर रहे होंगे, एलसीएम लेके उसका अपोजिट निकाल रहे होंगे, और जो हमारा आ रहा होगा वो उसका कार्य क्षमता का अनुपात होगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम कार्य क्षमता का अनुपात ए और बी के कितना दिया है, 4:3। कितना दिया है दोस्तों, 4:3। तो दोस्तों
इसी तरीके से हम इसका क्या निकाल सकते हैं, समय का अनुपात निकाल सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि समय का अनुपात निश्चित रूप से इनका क्या होगा 3:4। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि ये रेशियो हम किस प्रकार से निकाल रहे हैं, इसको बटा में 1/, करके इसका अनुपात उल्टा करके निकालते हैं। इसको हम इस प्रकार निकालते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों कि मैं इसको अपोजिट लिख दे रहा हूँ तो आप ही इस क्वेश्चन को, कैसा भी क्वेश्चन है उसको अपोजिट करने लगे। दोस्तों ये जब दो अनुपात दिया होता है तो हम इसको अपोजिट कर सकते हैं, लेकिन जैसे ये 3-4 में बदलेगा आपको एलसीएम लेके इस क्वेश्चन को अनुपात में इसको क्या करना होगा, बदलना होगा। यानी इसको दोस्तों हम इसका भी वही कर रहा हूँ, मैं इसका यहाँ पे एलसीएम ले रहा हूँ, 4 3 है 12 और फिर यहाँ पे 3 आ जा रहा है और यहाँ पे 4 जा रहा है। और जैसा कि मैंने आपको बार बार याद दिला रहा हूँ कि अनुपात में नीचे का कोई मतलब नहीं होता है, हर का कोई मतलब नहीं होता है, उसको हम वैसे ही छोड़ देते हैं और जो हमारी ऊपर मान आती है अंश में वही हमारा क्या होता है, अनुपात होता है। तो दोस्तों उसी तरीके से मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मुझे कार्यक्षमता का अनुपात सवाल ने दिया है, यानी सवाल में जो चीज़ हमें गिवन है कि उनकी एफिशिएंसी की रेशियो कितनी है 4:3, तो दोस्तों हम इससे यहाँ पे समय का अनुपात निकाल रहे होंगे। समय का अनुपात कैसे निकालते हैं दोस्तों, कि जो हमारा कार्यक्षमता का अनुपात है वो क्या होता है, समय के अनुपात का व्युत्क्रमानुपाती यानी उल्टा होता है। तो दोस्तों यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि कार्यक्षमता अगर 4 संबंधी 3 है तो समय हमारा क्या होगा, 3 संबंधी 4 होगा। अब दोस्तों हमें ये मालूम चल गया है कि बी, यानी यहाँ पे बी का दिया है दोस्तों, तो यानी हमें ये मालूम चल गया है कि बी जो है, बी के समय का रेशियो कितना है, समय का रेशियो, यानी दोस्तों बी के समय का रेशियो हमारा 4 है। और 4 रेशियो का ही मान तो हमें गिवन है दोस्तों, क्वेश्चन में हमें जो 24 दिया है, यानी ये भी तो वही चीज़ दिया है ना, ये भी तो दिन दिया है, यानी कि ये जो है बी की शिकार को 24 दिन में कर रहा है। और यहाँ से मैंने ये निकाली है कि बी का जो दिन का रेशियो यानी समय का रेशियो कितना है, 4 है। तो दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि 4 रेशियो बराबर ही 24 दिन हो रहा होगा। यानी दोस्तों हम ये कहेंगे ना कि ये जो है इसके बराबर ही है, यानी हम इसको ये कह सकते हैं दोस्तों कि 4 रेशियो इक्वल टू 24 डेज, क्या हो जाएगा दोस्तों, 24 डेज या फिर दिन। तो दोस्तों जब हमें 4 रेशियो का मान मालूम चल गया तो यहाँ से हम एक रेशियो का भी मान निकाल रहे होंगे। कैसे निकाल रहे होंगे दोस्तों, एक का मान निकालना होगा तो हम इसको क्या करते हैं, नीचे भेज देंगे 24/4, 24/4। तो दोस्तों अब हम यहाँ से इसको जब काट रहे होंगे तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 रेशियो, यहाँ पे आ जाएगा 6। अगर दोस्तों आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए अगर हमें 4 रेशियो बराबर 24 दिन दिया है, 24 दिन या 24 डेज, तो अगर हमें एक रेशियो का मान निकालना है तो यहाँ पे मैं इसमें किस संख्या से भाग दूँ कि यहाँ 1 बन जाए। तो दोस्तों हम यहाँ पे 4 से भाग दे रहे होंगे तो यहाँ पे 1 बन गया। तो इधर भी हमें, अब ये बराबर है दोस्तों, तो जो चीज़ इधर करते हैं चेंजेस वो चीज़ इधर भी करना पड़ता है। इसको मैं 4 से भाग दिया तो यहाँ पे एक रेशियो का मान हो गया, तो यहाँ पे हमें 4 से भाग देना होगा। जब हम 4 से भाग दे रहे होंगे तो ये तो हमारा 1 बन गया और इसको जब मैं भाग दूंगा तो क्या हो जाएगा 6। यानी अब यहाँ से भी मैं कह सकता हूँ कि 1 रेशियो इक्वल टू 6 डेज, 1 रेशियो इक्वल टू 6 डेज, 1 रेशियो इक्वल टू 6 डेज। तो दोस्तों जब हमें अब यहाँ से हमें ये पता चल गया है कि एक रेशियो का अनुपात कितना है, 6 दिन, एक रेशियो का अनुपात कितना है, 6 दिन है। तो दोस्तों अब हम ये कह सकते हैं कि बी का जो है, सॉरी ए का पूछा है दोस्तों, तो ए जो है उस कार्य को कितने दिन में कर रहा होगा। तो जब हमें एक रेशियो का मान पता है कि 6 दिन है एक रेशियो का मान, तो हम यहाँ से 3 रेशियो का मान किस प्रकार निकालेंगे दोस्तों, 3 रेशियो का मान हो जाएगा दोस्तों, 3 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 6 गुणे 3, 6 गुणे 3। 6 क्यों यहाँ पे लिख रहे हैं दोस्तों, क्योंकि एक रेशियो का मान पता है, क्या है, एक रेशियो का मान 6 है, लेकिन हमें 3 रेशियो का मान निकालना है। तो जब हमें एक रेशियो में 3 से गुणा कर देंगे तो हमारा 3 रेशियो का मान निकल के आ जाएगा। यानी दोस्तों हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि ए इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर रहा होगा, 18 दिन में। ए इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर रहा होगा, 18 दिन में। यानी जब ए अकेला कार्य करेगा तो इस कार्य को 18 दिन में समाप्त कर रहा होगा, बी अकेला इस कार्य को कर रहा होगा तो 24 दिन में समाप्त कर रहा होगा। अब दोस्तों यहाँ पे इस क्वेश्चन में अब हमें यह भी निकालना है कि ए प्लस बी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर रहे होंगे। अब दोस्तों हमें यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, टोटल वर्क निकालना पड़ेगा इन दोनों का, ये निकालने के लिए। और दोस्तों टोटल वर्क निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल वर्क निकालने के लिए फिर हमें क्या करना होगा, वही जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि इन दोनों का एलसीएम लेना होगा और फिर एलसीएम से हमें जो टोटल वर्क आ जाएगा उससे फिर हमें फिर समय से जब भाग देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, कार्यक्षमता आ जाएगा। तो दोस्तों ये तो हमने आपको रेशियो से किस प्रकार से चेंज कर, रेशियो से किस प्रकार से इस सवाल को लगेंगे ये बता दिया।
लेकिन दोस्तों जब हम इस सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे तो हमें दोस्तों फिर वही जो मैंने आपको पढ़ाया था उसी मेथड से इसको सॉल्व कर रहे होंगे। यानी अब हम यहाँ से ये हमें पता चल गया कि बी जो है उस कार्य को 24 दिन में कर रहा है और ये उस कार्य को 18 दिन में कर रहा है। तो हम यहाँ पे नॉर्मली लिख सकते हैं कि ये उस कार्य को 18 दिन में कर रहा है और बी उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 24 दिन में कर रहा है। तो दोस्तों जब हम इसका इन दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो दोस्तों कितना जाएगा, कितना जाएगा 18-24 का। मान लीजिए 18-24 का एलसीएम लेंगे हम यहाँ पे, तो दोस्तों जब इसका हम एलसीएम ले रहे होंगे तो कितना आएगा, 72 आ रहा होगा। कितना आ रहा होगा, 72 आ रहा होगा। चलिए दोस्तों मैं एक बार आपको काट के दिखाता हूँ। तो दोस्तों अभी मैं आपको जल्दी जल्दी के लिए काट रहा हूँ, तो मैं 2 से नहीं काटूंगा, मैं इसको 6 से काटता हूँ। 6 3 18, 6 चौको 24। अब मैं इसको 3 से काट रहा हूँ, 3 एक में 3, 4 कटेगी नहीं, ऐसे उतार देंगे। फिर 4 से, तो ये हो जाएगा 4 3 12, 12 5 7 12 6 72, यानी कि इसका एलसीएम कितना आ रहा है, 72 आ रहा है। कितना आ रहा है, 72 आ रहा है। तो दोस्तों अब हमें यहाँ से ये मालूम चल गया कि टोटल वर्क कितना है। यानी हम कह सकते हैं कि टोटल वर्क, इस क्वेश्चन का टोटल वर्क, यानी इस क्वेश्चन में जो भी डाटा दिया है इनसे हमने टोटल वर्क कितना निकाला, 72 निकाला। यानी हमें 72 पेन बनाने हैं। अब दोस्तों हमें जब ये भी मालूम चल गया कि टोटल वर्क कितना है, 72 है, तो दोस्तों अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं कि इनकी एक दिन की एफिशिएंसी, यानी अब हम ये पहले पता करें कि ये एक दिन में कितना कार्य करता है। तो जो दोस्तों जब हम इसमें भाग करेंगे तो हमारा निकल के आएगा कि एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है, एक दिन की एफिशिएंसी 4 है और बी की कितनी है, 3 है। अब दोस्तों इसमें सवाल में पूछा है कि ए प्लस बी दोनों मिलकर इसको कितने दिन में कर रहे होंगे। तो दोस्तों हम इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि दोनों मिलके, यानी एक दिन में ये 4 बनाता है और ये 3 बनाता है, तो दोनों के एक दिन की एफिशिएंसी कितनी होगी दोस्तों, 7। यानी दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि अगर ये टोटल वर्क 72 है और ये दोनों मिलकर 7 बना रहे हैं, तो फिर हमें समय निकालना होगा। तो क्या करेंगे दोस्तों, जो हमारा टोटल वर्क है उसमें क्या करते हैं, भाग देते हैं, किससे, एफिशिएंसी से, यानी कार्यक्षमता से। तो दोस्तों जब हम 72 में 7 से भाग दे रहे होंगे तो हमारा निकल के आ रहा होगा क्या, ये हमारा क्या निकल के आ रहा होगा दोस्तों, कि हम इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। यानी ए प्लस बी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर रहे होंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ें भी समझ में आई होंगी। तो दोस्तों इसके बाद अभी बहुत सारे सवाल आपको भर भर के करने हैं और मैं आपको कुछ क्वेश्चंस के ज़रूर प्रैक्टिस कराऊंगा। जब तक आपको चीज़ें समझ में नहीं आ जाएंगी तो बताना ही होगा। तब तक दोस्तों आपसे बस यही रिक्वेस्ट होगा कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए इन सवालों का, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये सवालें आपको हमेशा परेशान करती रहेंगी। बार बार परेशान होने से अच्छा है कि इन सवालों को एक ही बार बैठ के अच्छे से किया जाए, ताकि अगली बार हमें इन सवालों के लगाने में कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों आप कोई भी बुक जो भी आपको अच्छा लगे, ये जो भी बुक आपके पास हो, उन किताबों से आप इससे रिलेटेड जो भी मैंने आपको आज, बहुत हार्ड क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, जो मैंने आपको बताया है उन सवालों को आप कीजिए और कोशिश कीजिए कि उन सवालों को जिस हिसाब से मैंने बताया आप कर पाएँ। तो दोस्तों इसके साथ ही अब आज का वीडियो बस यहीं हम आज की क्लास को ख़त्म करते हैं और आगे हम इससे रिलेटेड और ढेर सारे क्वेश्चन को कर रहे होंगे। अभी तो दोस्तों हम पहले ही पे चल रहे हैं कार्य समय के प्रश्न पे। अभी तो इसमें मजदूरी के प्रश्न भी बचे हैं, महिला पुरुष बच्चों के भी प्रश्न बचे हैं। अभी दोस्तों ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में बहुत कम देखने को मिलेंगे। आगे जो चल के मैं आपको क्वेश्चन बताने वाला हूँ उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही एग्ज़ाम में भर भर के आते हैं दोस्तों। जैसे आप अभी यूपी कांस्टेबल का अगर आप लोग का किसी का एग्ज़ाम होगा या फिर लेखपाल का एग्ज़ाम होगा तो आप देख रहे होंगे, उसमें कार्य समय से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो दोस्तों हम उसी हिसाब से आपको पढ़ाएंगे ताकि आपको जो है क्वेश्चन लगाने में कोई दिक्कत ना हो और आप जब सॉल्व करें तो वो क्वेश्चन सॉल्व हो। दोस्तों हमारा हमेशा से ही उद्देश्य रहेगा कि आपको मैं एकदम सरल तरीके से समझाऊं। फिर भी अगर मेरे समझाने के तरीके में अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो दोस्तों आपको जो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर से उसको लिखें, ताकि मैं अगर मुझे लगे कि मुझ में जो भी सुधार करना हो मैं उस सुधार को कर सकूं। क्योंकि दोस्तों अगर मैं आपको पढ़ाऊं और आपको समझ में ही नहीं आए तो मेरे पढ़ाने का फिर कोई मतलब ही नहीं है। मेरा तो हमेशा से ही लक्ष्य रहेगा दोस्तों कि मैं जो भी चीज़ें बताऊँ आपको समझ में आए। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इस वीडियो के बारे में जो कुछ भी हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, ताकि अगर मुझे कोई इम्प्रूवमेंट करना हो, मुझे लगे कि हाँ इस चीज़ में हमें थोड़ा सा सुधार करना है, तो मैं उस चीज़ों को ज़रूर से अपने अगले वीडियो में
सुधार करना चाहूँगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बहुत ज़्यादा ही हो गया। बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन आज पहला दिन है तो उस हिसाब से ज़्यादा ही है। आप इन कुछ सवालों को जो है थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए। और दोस्तों, आपसे एक और रिक्वेस्ट रहेगा, प्लीज़ ये अभी आप लोगों को जैसा सबको पता है कि ये चैनल बहुत नया है, तो दोस्तों प्लीज़ आप लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगा कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो भी हमारे भाई हैं, जो भी हमारे मित्र हैं, उन लोगों को क्या हो, इनसे लाभ मिल सके। और दोस्तों प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी आपके भाई मित्र हैं उनको भी ये चीज़ें शेयर कीजिए, हमारे चैनल्स को उनसे सब्सक्राइब अगर हो सके तो आप करा सके तो कराइए। लाइक इस वीडियो को अगर समझ में आया तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद अपना इतनी बहुमूल्य कीमती समय देने के लिए। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू।